सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है सभी का। सब लोग बैठ चुके हैं कि नहीं बैठे हैं? कुछ लोग बैठ गए हैं। बैठ गए। भाई किसके हाथ में चाय है ये पहले बता दो। ये बात है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और कहीं कहीं गुनगुनी धूप है तो कहीं रिमझिम फुहार है, तो उसका मजा ही कुछ और है इस मौसम का, तो है ना। और पहाड़ की वादियों का अपना मजा है। हाँ, पहाड़ की वादियों का एक जो अलग सा वातावरण है और उस वातावरण में जो कलाएं विकसित होती हैं, आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमें तो लगा कि कहोगी कि सखी सहेली बैठकर सुनने का भी अपना मजा है। वो तो बिल्कुल है, उसकी तो बात ही अलग है। तो भाई जब सखी सहेली सुनने की बात है तो हम बता दें कि जब सुस्ती सताए तब क्या करेंगे। कुछ लोगों को सुस्ती भी आ रही होगी। हाँ, तो सुस्ती दूर करने के लिए हमारे कुछ श्रोता कहते भी हैं ऐसा कि विविध भारती सुनते चलते हैं वो। अच्छा। तो भाई हम कुछ जो सामाजिक एक आसपास की ही बात है हमारे आपके, पुनर्विवाह और हमारी मानसिकता क्या है। पुनर्विवाह दो तरीके का, आप समझ लीजिए कि किसी को पुनर्विवाह करना है, किसी वजह से वो अकेला है, या अगर आपकी पहली शादी है लेकिन आप किसी से करने जा रहे हो उसका पुनर्विवाह है, तो क्या क्या बातें उठती हैं उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे विस्तार से। आपकी भी सहभागिता चाहिए श्रोता। हाँ बिल्कुल। और इस बारे में समाज का क्या दृष्टिकोण हो इस पर भी एक बार फिर से विचार करेंगे, पुनर्विचार हम करेंगे। बिल्कुल, पुनर्विवाह पर पुनर्विचार। और जैसे कहा पहाड़ की वादियां, तो वहाँ की काष्ठ कला पर आज चर्चा हम जरूर करेंगे। बड़ी खूबियां हैं उसमें, उस पर बात करेंगे। और आज खास दिन है जो सखी विशेष के लिए, उसमें तो हम साहित्यकार मंजुल भगत के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे जो सभी सुनने वाले हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रेणु जी। मतलब इतना वादी वादी हो गया कि वादी वादी कर दें। हाँ, वादियां वादियां इतनी हो गई कि बस चले, बस चल दे गाते गुनगुनाते। चलिए। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो। नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो, कि झूम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं।
चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियाँ। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन। ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन। बुरा न मानो तुम अगर, तो चूम लूं किरण किरण के आज हौसलों में है बला की गर्मियाँ। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का राजू, ये घूमने फिरने के चक्कर में आज दीपिका बिटिया को हम लोग बधाई देना ही भूल गए। बताओ हाँ। जरा सा, 3 स्वर्ण पदक जीता है इसने। और बहुत उसकी बात है, गर्व की बात है, क्योंकि पेरिस में चल रहा है ये तीरंदाजी विश्व कप, जी। और उसमें भारत की बेटी ने भाग लिया, और न सिर्फ भाग लिया बल्कि एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीते। हैट्रिक हो गई, और अभी इनको और भी उम्मीद है और इनकी नजरें हैं और भी पदक जीतने पर। तो भाई ढेर सारी शुभकामनाएं और आज के इन पदकों के लिए ढेर सारी बधाई। और बहुत। साथ अच्छी बात यह है कि इनके जीवन साथी भी इनके साथ में। हाँ, दोनों ने मिलकर भी एक पदक जीता है। तो ये होती है रेणु जी सहभागिता की, मतलब एक किसी काम में जो होता है ना कि 2 पहिए एक ही गाड़ी के, जी। तो कैसे मिल के उन पहियों 2 पहियों ने मिलके ऐसी दौड़ लगाई कि सीधे स्वर्ण पदक पर ही जाकर ठहरे। हासिल कर लिया। तो ढेर सारी बधाई। और एक सबसे बड़ी बात जो है कि प्रोत्साहित करने वाली बात, जो उनको प्रोत्साहन मिला परिवार से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब भी प्रोत्साहित करें अपने बच्चों को। और फिलहाल हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी किताबें पढ़ ली जाए। हाँ, किताबों की दुनिया में चला जाए। मंजुल भगत जी के साथ। ठीक है, मंजुल भगत भाई, जो जिसने भी थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं, इनका साहित्य पढ़ा है, तो जाहिर है कि अगर आप नाम आपने सुना तो आप समझ गए होंगे कि सब कुछ सामने आ जाता है आंखों के, कि समाज की कहानियां, जहां रिश्ते बदलते हैं, नैतिक मूल्य बदल जाते हैं, लेकिन इन तमाम बदलावों के बीच जिंदगी के लिए आशा से भरपूर एक स्त्री या हमारी बहन अपनी भूमिका किस तरह से निभाती जाती है, चलती जाती है। बिल्कुल, मतलब स्त्री विमर्श की कहानियां लिखने के लिए विख्यात रही हैं मंजुल भगत जी, और कहानी और उपन्यासों के जरिए वो अपने हर वर्ग और हर तरह के पाठकों के बीच में, मन में उनकी जगह बनी है, खास जगह बनी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 22 जून 1936 को उनका जन्म हुआ था, और उनका परिवार ऐसा था जहां आर्थिक और बौद्धिक दोनों संपन्नताएं थी। ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब जो माता पिता थे उन्होंने अपनी सभी संतानों को ऐसे पाला कि उनके ऊपर किसी किस्म की बंदिश पाबंदी नहीं थी। वो जिस तरह से भी अपने आप को रचनात्मक ढंग से अभिव्यक्त करना चाहें कर सकती थी। और इसी का नतीजा था कि आपने इतनी
सुंदर रचनाएं साहित्य को दी। सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मृदुला गर्ग और अंग्रेजी साहित्य की लेखिका अचला वसंत जी की इनकी बहनें हैं ये मंजुल भगत। और अब देखो ये परिवार के वातावरण का असर होता है राजुल, कि जैसे माता पिता ने स्वच्छंद दिया तो फिर तीनों अपनी अपनी दिशा में बिल्कुल उन्नत तक पहुंची, है ना, उच्च शिखर तक पहुंची। ये होता है कि स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने की जो आजादी मिलती है उसका ये असर आता है, ये परिणाम होता है। और इसी स्वतंत्रता ने मंजुल भगत के लेखन को इतना विस्तार दिया। इनकी 2 बहनें और हैं, मतलब ये 5 बहनें और एक भाई थे, और सभी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। तो मंजुल भगत जी की अगर लेखन की बात करें तो उन्होंने 1970 में लिखना शुरू किया था, और उनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना जिससे उनको बहुत नाम मिला वो थी लघु उपन्यास एक, जिसका नाम था अनारो। और उनकी अब तक 8 कहानी संग्रह और 8 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। अंतिम बयान, गुलमोहर के गुच्छे, मलबा, बूंद जैसी कुछ बेहद मशहूर उनकी रचनाएं हैं। भाई देखो, रचनाओं की बात आ रही है तो कुछ पंक्तियां जो बहुत जीवंत इन्होंने लिखी हैं, उनको थोड़ा साझा करते हुए आगे चलते हैं राजू। एक कहानी का इनका छोटा सा एक अंश पढ़ना चाहते हैं। कीचड़ में सने पांव, पानी पीकर भारी हुई रपटती चप्पल, वक्ष से सटा निर्लज्ज भीगा आंचल, मुख पर पड़ी फुहार में जमी बादलों की लट लेकर जब मिसेस वर्मा दफ्तर पहुंची तब उन्हें इस रसिक प्रिया सावन पर बड़ा क्रोध आता। कवि जी, छत की मुंडेर से लगे गहरे काले बादलों की पात को आकाश में तैरते देखना और बात है, और लदे फदे बरसात में घिसटते दफ्तर पहुंचकर डिग्निफाइड लगने के प्रयत्न में रेडिकुलस लगना कुछ और ही बात है। घर के सुरक्षित चहारदीवारी में मौसम को अपने अधीन किया जा सकता है, पर सड़कें नापते समय मौसम का ही पलड़ा भारी रहता है। सड़क की रपट पर पचर पचर चप्पल फटकारती नीलिमा यही सोचे जा रही थी। उसके बाद शीत आएगा, कुंडली मार कर कंबल की निवास के भीतर गुड़मुड़ हुए जोड़ा कितना भला लगता है, कितना अपना, बिल्कुल मासूम। और सड़क पर फरफराते दुशाले के भीतर ठिठुरता बदन, जमते होठ, नीली पड़ती नाक की नोक, सूजी फूली पांव की उंगलियां, सुन्न और सख्त पड़ते हाथ, कितना बेरहम और पराया सा लगता है तब जाड़ा। खैर, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने के लिए कोई मौसम ठीक से बना ही नहीं है। इसी मौसम के बदलते तेवर पहचानते पहचानते वक्त आगे आगे सरकता जाता है। वर्ष बनते जाते हैं और एक के ऊपर एक लदते जाते हैं। इस लदान को लादे लादे सब घिसटते रहते हैं। किस ध्येय की ओर और क्यों? कभी तो ऐसा लगता है जैसे उसका कोई निजी अस्तित्व ही नहीं है। मिसेज वर्मा, नीलिमा, नीलू सब अलग अलग नाटक में किए गए अलग अलग रोल हैं। उसके अंदर का जो मैं है उसका रोल क्या है? दफ्तर, पति, माँ बाप, यहाँ तक कि घर की धोबन, जमादारन, कहारन सभी ने उसे एक एक व्यक्तित्व बख्श दिया है जिसके अनुकूल होकर उसे जीना पड़ता है। लगता मानो नीलिमा सदा दूसरों के माध्यम से ही जीती आई है। दूसरे उससे उसकी अपेक्षा आशा करते हैं, वही नीलिमा बनती जा रही है। लकीर पीटते पीटते वो भूल ही गई है कि कुछ नया भी उससे हो सकता है। भाई उनकी रचना जो है वो इस तरह से हमारे सामने आती है, इस तरह से वर्णन और दृश्य बिल्कुल सामने खिंच सा जाता है। ये उनकी एक संग्रह है, कहानी संग्रह गुलमोहर के गुच्छे, उसकी एक कहानी है खोज, उसका ये अंश हमने पढ़ा। बिल्कुल, तो आप समझ गए। अब आपकी खोज मुझे लगता है समाप्त तो नहीं हो गई होगी, जिज्ञासा और बढ़ गई होगी कि हाँ। और पढ़ा जाए, सिर्फ इसलिए हमने आपको ये सुनाया। उनकी रचना प्रक्रिया के विषय में अगर राजुल हम बात करें तो आलोचकों ने कहा कि उनकी कहानियों में उनकी लेखनी कैमरे के लेंस की तरह अपने विषय को फोकस में रखती है। जहां कहानी की संभावना न दिखाई पड़ती हो वहां भी वो उसमें कहानीपन पैदा कर ले जाने का ये कौशल ही तो है ना, एक शैली थी उनकी, ये रचनात्मकता थी जो उनके भीतर है, जो उनके रचना संसार को बड़ा परिचित, जीवंत और विश्वसनीय बना देता है। मंजुल भगत का व्यक्तित्व जो उनसे मिलने वाले हैं वो बताते हैं कि उसमें बहुत जैसे गर्मजोशी वाली बात थी, और जिससे भी मिलती थी बिल्कुल उससे अपनेपन से मिलती थी। इतना निश्चल था उनका व्यवहार और इतनी आत्मीयता होती थी कि बेतकल्लुफी होती हाँ कि सामने वाला बस अपने आप उनका अपना बन जाता था, और यही आकर्षण उनकी रचनाओं में भी नजर आता है। बिल्कुल,
स्त्री से जुड़े सवाल उठाने के लिए मंजुल भगत ने नगर और ग्रामीण समाज दोनों को ही आधार बनाया। उसका उदाहरण है उनकी दो कहानियां, लाज, घोड़ी साजन बैंड और अस्मी। संयुक्त परिवारों के रिवाजों और उनकी बंदिशों पर भी उनकी लेखनी जो है बड़ी बेबाकी से चली है। वैसे मंजुल भगत अपनी कहानियों में सहज भाषा और स्थितियों के ब्यौरे के जरिए उस संसार में पहुंच जा देने के लिए विख्यात हैं जो उन्होंने रचा बुना है। बिल्कुल जैसे अभी हमने पढ़ा तो पहुंच गए हम लोग किसी एक कामकाजी महिला के संसार में। बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा और भी कुछ रचना सुना रही हो मंजुल राजुल्ला? हाँ, मैं सोच रही हूँ, लेकिन रेणु जी इनके बारे में हम ये बात खत्म कर लें तो अगर हम इनकी रचना पढ़े तो कैसा रहेगा? मंजुल भगत की अनेक रचनाओं का हम बता दें कि भारतीय और विदेशी अनुवाद और प्रकाशन भी हुआ है। उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान से अलंकृत किया गया और राहुल खातूल उपन्यास पर कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31 जुलाई 1998 को उनकी लेखनी ने पूर्ण विराम ले लिया। लेकिन उनकी रचनाएं जो हैं, जो उनकी भाषा शैली के जरिए जो कहानी बुनती हैं, वो हमारे दिलों में हमेशा महफूज रहेगी। एक उदाहरण है ये कहीं का, एक उपन्यास का छोटा सा हिस्सा है ये कहानी का। मेरी शीरमाल रोटियां लग के आ रही, गदेली गुदाज रोटियां सुनहरी भाप और मिठास में घुली हुई, वहीं के वहीं बुर्क मार जाने को जी हुआ, तोते की तरह कुतर लूं जरा सी। 7 रुपए की एक है, आपने 6 लगवाई हैं बीबी, अच्छन मियाँ ने याद दिला। शतरंज की बिसात सा उठ गया सब कुछ। बुरके वाली भिखारिन की बुदबुद जारी थी। मैंने बेकरी वाली के 42 रुपए गिन दिए। आग के दिल्ली की सर्दी तुरी की मानिंद जिस्मो जान को काट देती है, हमारी वादी की प्यार से छूकर चली जाती है। बगल में कोई कश्मीरी व्यापारी खड़ा बतिया रहा था। उन तंग गलियों में क्या तो ठंड होती और कहां से होकर हवा गुजरती। मैंने अपना स्वेटर उतार दिया। इस बार शहतूत भी लाया हूं, ब्रांड आइटम है। मुझे कंधे पर शॉल भी फालतू सी लगी। ठट के ठट लोगों की गर्म सांसों ने माहौल दम घोटू सा बना रखा था। हालांकि आसमान बादलों का कंबल ओढ़े था, धूप को रोके हुए। कितनी जैसे चित्र सामने आ जाता है कि कैसा दिन होगा, वो दिन का जो वर्णन उन्होंने किया है। की बात, हाँ, सही बात है। तो वैसे सही बात है कि अपनी भाषा और अपनी कहानी कहने के ढंग से मंजुल भगत की कहानियां कई बार, रेणु जी आपको नहीं लगता, बिल्कुल पास आके बैठे किसी ऐसे इंसान की कहानी जिसे हम बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल ये होता है जब हम आसपास के जो घटनाएं होती हैं या जो भी चरित्र होता है उसको जब अगर रचनाकार अपनी रचना में पिरोता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, तब तो भाई जाहिर है यही लगेगा ना कि हम उसके बीच में ही बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब हम लोग कहाँ चलें? हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा गीत सुनवा दो कि लगे कि बस हम भी वहीं कुछ गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, कुछ ऐसा हो। भीगे भीगे से मौसम में ऑफ कोर्स। ये नीर कहाँ से बरसे
कि रिमझिम बरसता हुआ नीर। गुनगुनाता हुआ ये गीत। अच्छा रेणु जी, कई हाँ। बार ऐसा होता है कि बोलते हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि बोलते बोलते क्यों, बल्कि चलते चलते, हाँ। जीते जीते, खाते खाते सहज हो, सरल हो, बस जी। वही हम करेंगे। और जरा सा भी हमारी मान लीजिए बोली में अगर जबान लटपटाई, या चलने में हमारे पैर जरा सा कांपे, या कि फिर अगर जीने में हमें जरा सी मुश्किल आई तो हम छोड़ तुरंत देते हैं। लड़खड़ा देते हैं। छोड़ देते हैं उसको। हाँ छोड़ दिया बस। जैसे हिंदी छोड़ दी हम लोगों ने। हाँ, हिंदी छोड़ दी और हिंदी के उन शब्दों को हमने बड़े मजे से उनका त्याग कर दिया, कह सकते हैं। अब जैसे त्याग शब्द है, हम बड़े, अब जैसे छोड़ना छोड़ना तो चलो ठीक है, फिर भी हिंदी शब्द है, लेकिन हम सोचेंगे त्याग बड़ा कठिन शब्द है। आपको नहीं लगता कि समझ में नहीं आएगा? इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, हाँ। बोल कर तो देखिए। हाँ, 4 बार बोलने में हाँ। नहीं समझ में आएगा। हो सकता है आपको सामने वाले को, जैसे बच्चे हैं खास हाँ। तौर से, उनको माने बताना पड़े। लेकिन फिर जब बच्चे ये शब्द अपने वाक्यों में इस्तेमाल करने लगेंगे तो कितनी खुशी होगी। बिल्कुल, और ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को हम लोगों ने खुद प्रयोग करके देखा है श्रोताओं। जैसे तटस्थ भाव से देखना किसी चीज को, तो जैसे ही हमने कहा तो हमारी एक बेटी तुरंत ऐसे होगी, क्या बोला, एक बार फिर से बताओ। तो जैसे ही बोला तो तटस्थ से उसका मतलब समझाया कि किस तरह से आप निर्लिप्त होकर, एक अलग होकर आप उसको देखें, उसमें न खुद अपना पक्ष और निरपक्ष न देखते हुए आप तटस्थ भाव से उसको देखिए, बिल्कुल अलग करके उस विषय से देखिए, तब आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। क्योंकि अक्सर होता है हम किसी चीज के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, पास में, तो वो नहीं दिखता। हाँ। तो तटस्थ भाव ऐसा भाव है। तो अब उसका मतलब समझ के, अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे ये मुश्किल शब्द है, ऐसे ही प्रेरणा हम कहना बड़ा मुश्किल लगता है। उससे हम बड़े प्रेरणा मजे से मिलती है। सोचते हैं कि हाँ उनसे प्रेरणा मिली, अरे नहीं भाई, क्या इतना भारी भारी शब्द। इंस्पायर हो गए। हाँ, इंस्पायर। और लंबा शब्द हम इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 अक्षरों का वो प्रेरणा हमको खा जाता है। बहुत मुश्किल, प्र भी आ गया, ड़ भी आ गया। हाँ। ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत आसानी से प्रवाह से बोल सकते हैं, जैसे प्रवाह शब्द, हम कह रहे बड़े फ्लुएंट हो गए हम। फ्लुएंट बोलने में देखिए कैसे, ये मत समझिए कि हम अंग्रेजी के विरोधी हैं। लेकिन अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो पूरा अगर हिंदी बोले तो देखिए कितना सुंदर लगता है और कितनी सजी हुई ये भाषा लगती है। यानी उसे खिचड़ी ना बनाए। जी, अलंकृत सी भाषा है। तो ये अगर हम बोलते हैं तो उसमें अगर एक ही अगर हम रखते हैं तो उसमें एक प्रवाह रहता है, या है कि अभी अगर अंग्रेजी का शब्द का हम प्रयोग करें तो हारमोनी सी लगती है, कि एक रास्ता लगती है। हाँ। तो उसका आनंद लीजिए आप। और रेणु जी एक बात और है, जैसे कई बार आप, जैसे भी आपने तटस्थ शब्द कहा, तो ये हमारे तरफ से हमारे मानसिक दिवालियापन और भी उजागर हो जाता है जब हम तटस्थ शब्द का अर्थ बताने के लिए फिर अंग्रेजी का सहारा जल्दी से लेते, कहते जैसे न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल, हाँ, बिल्कुल। तुरंत उसको पकड़ते हैं। मतलब अंग्रेजी को सार्वभौमिक मान के ही हम उसको हर जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है, ये आपने उसका अर्थ नहीं बताया, ये आपने उसका अंग्रेजीकरण बताया। तो आप पहले ये तो समझिए कि आप अंग्रेजीकरण उसका बता रही हैं, उसका अंग्रेजी शब्द बता रही हैं, या उसे स्पष्ट कर रही हैं, या इस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं कि अंग्रेजी में समझना आसान है, अंग्रेजी में समझा दिया। हो सकता है कि आप उर्दू में समझाएं, किसी और भाषा में आप समझा सकते हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए कि आपका दिवालियापन है कि तटस्थ समझाने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है क्या? है, खूब अच्छे से हैं। और ये एक छोटा सा एक इसलिए भी उदाहरण दिया राजुल कि ऐसे क्या होता है कि अब युवा पीढ़ी जैसे है, अगर उसको मिल गया तो मालूम है उसके लिए खजाना है ये। हाँ। और वो अपने ग्रुप में, अपने समूह में, समुदाय में, अपने मित्रों के बीच में थोड़ा सा ज्ञानी सी लगती हैं जब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो तटस्थ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में जब लाते हैं, तो सब लोग ऐसे देखता, अरे क्या बात है। और कैसे कई बार जब कोई बहुत अच्छी हिंदी या संस्कृत बोलता है तो वास्तव में लगता है प्रभाव पड़ता है, और लोग कहते हैं कि लग रहा है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं। जी, तो ना आप प्रभावशाली बने। हाँ, वो फूल झड़ने के लिए का मौका अपने मुंह को भी दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए। और ऐसा नहीं है, आप अंग्रेजी भी अगर बोल रहे हैं तो उनके लिए भी बड़े सुंदर सुंदर मुहावरों का प्रयोग करें, नए नए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करें। हाँ। और कोशिश करें कि जो भी कर रहे हैं उसमें बेहतर से बेहतरीन करें। तो देखिए फिर कितना मजा आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेजी बोल रहे हैं तब जिस तरह से आप हिंदी नहीं घुसाते, उसको माना जाता है कि आपका भाषा पर अधिकार नहीं है, उसी तरह से जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें क्यों बेकार में अंग्रेजी का जबरदस्ती वो डालें। और कि यूं कहें कि जैसे तुमने अभी कहा, बड़ा अच्छा शब्द बोला कि भाषा पर अधिकार आप अपने हिंदी पर भी दिखाइए, या जो भी भाषा बोल रही हैं, जो भी बोल रहे हैं उसका दिखाएं और खुश रहें। और इस तरह से मतलब देखिए, तो वही वाली बात है, दाल भात खा रहे हैं तो उसमें चाउमीन थोड़ी मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात है। वैसे रेणु जी एक बात ये है
कि मतलब ये जो भाषा से पारंपरिक हमारी, चीजें हैं। हाँ, यानी कि हमारी एक पहचान बनती है, आपके बोलने की एक शैली हो जाती है, हाँ और एक हमारी पहचान सी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे जड़ों से हमको जोड़ती है बिल्कुल। भाषा। ऐसे ही जड़ों से जोड़ने वाली जो है बहुत सी कलाएं भी हैं, हाँ, हमारी और संस्कृति हमारा है। देश तो क्या बात है। हाँ, तो बस ऐसी ही एक कला के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी काष्ठ कला, हम्म जो पर्वतीय क्षेत्र प्रदेशों में, अब देखिए हम्म प्रदेश जैसे है, अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे नहीं, स्टेट्स हाँ राज्य भी कह सकते हैं, लेकिन प्रदेश अपने आप में हिली कितना एरिया। खूबसूरत, जी, हिली एरिया। तो ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियां आकर्षित करती हैं जहाँ। वहीं देखो क्यों करती हैं आकर्षित, क्योंकि वहां पर हरियाली जो है ना, हम्म प्रकृति ने उदारता से लुटा दिया है, वहां पर एकदम खजाना है प्रकृति के हम्म सौंदर्य का। तो इन खूबसूरत जगहों को देखकर जो आत्मिक शांति सुख मिलता है ना, उसकी स्मृति हर बार ताजा हो जाती है। और जब वहां से लाए हुए काष्ठ कला के सजावटी सामान और बर्तन दिखते हैं, जो छोटे छोटे हम लोग लेकर आते हैं, कई बार जो भी हमारे श्रोता गए होंगे जी, उनको याद होगा कि किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा करते समय कुछ खास, और एक वो जो शंकु आकार के रंगकर जो पेड़ की तरह के मिलते हाँ, हैं, जी, बड़े खूबसूरत, तो चीड़ के पेड़ का शायद होता फल है। होता है हाँ जैसा, हाँ, सूख हाँ, जो गिरता है सूख जैसे। जाता है और उसको बड़े सुंदर सा सजा कर रखते हैं, इकेबाना में भी इस्तेमाल किया जी, जाता है। और इसी तरह से रेणु जी, देख याद है ना, एक नाव सी मिलती है। हाँ, शिकारा और बना के रखते हैं, देते हैं, हम्म या तरह तरह की चीजें बनती हैं। कभी कभी केवल नक्काशी किया हुआ हाथी बना होता है, या केवल सीधा सीधा सादा सा काष्ठ का हाथी भी बना हुआ बड़ा हाँ, खूबसूरत लगता है, या कोई भी घोड़ा जानवर बनाते होता हैं। है, हाँ, या टेबल लैंप, या कप कप भी होते हैं हाँ, बड़े बहुत सुंदर सुंदर से। सुंदर। गिटार होते हैं, या और रथ, इस तरह की तमाम चीजें दिखती हैं। चाय के नीचे रखने के लिए कोस्टर तो बड़ी आम बात है। हाँ, वो भी बड़े खूबसूरत बिल्कुल। लगते हैं। तो इन सब को बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी चीड़ की बगट, यानी कि छाल, अच्छा, तो वो पहाड़ पर बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। और इसलिए जो है इनका पहाड़ की जो काष्ठ कला है वो थोड़ी विशिष्ट हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और ये सारी बातें तो हमने की, लेकिन गहनों और जेवर की तो बात ही नहीं की, जो काष्ठ के हम्म बनते हैं, यानी लकड़ी के बनते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ भाषा की बात हो रही है, इतनी देर में अगर हमने काष्ठ कला कहा तो एक अलग सुंदरता सामने आ जाती है हमारी आंखों के सामने, है ना। इसके अलावा यहाँ पर परंपरागत रूप से बर्तनों का भी प्रयोग किया जाता है। ये हम्म बर्तन बहुत उपयोगी होते हैं, और इनमें रखी वस्तु की गुणवत्ता बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। हमारे बहुत सारे साथियों ने बचपन में काष्ठ या पत्थर के भी कटोरियों में खाना आदि खाया होगा, या बड़े हाँ कठौती जैसी चीज भी होती थी, थोड़े बड़े कटोरों को कहते थे। हम्म हालांकि कठौती हमें लगता है काष्ठ की बनती रही होगी, लेकिन फिर भी बाद में जो पत्थर की बनती थी उसे भी उसको भी कठौती ही हाँ कहा जाने कहा लगा। जाता था। जी, इसमें सानन और गेठी नाम के जो वृक्ष हैं, उनकी लकड़ी जो है इन बर्तनों को बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अच्छा, कुछ बर्तनों की अगर हम बात करें तो जैसे बिल्कुल। भी आपने कटोरे का नाम लिया, हाँ, तो कटोरे की तरह के कई बर्तन बनते हैं। उसमें जो चौड़े मुख वाला होता है, जिसकी की गहराई थोड़ी सी कम होती है, हाँ, मतलब थोड़ा छिछला जो होता है, बिल्कुल। उसको कछिउड़ी कहते हैं। अच्छा, और उसमें मक्खन या चटनी वगैरह रखा जाता है। वही हाँ, ना कि क्योंकि मक्खन आराम से, वो लकड़ी जो है वो ऊष्मा की को ऐसे, कुचाला कर, हाँ, हाँ, कुचाला के कुचाला कर, उसको अंदर नहीं प्रवेश करने देती, तो मक्खन वैसे ही रहेगा जिस हाँ तापमान में उसको चाहिए, उस जिसमें रखा है उसमें ही रहेगा, बहुत जल्दी पिघलेगा नहीं। पिघलेगा नहीं। और और कम गहराई वाला इसलिए कि जैसे कि हम ये चटनी आदि खाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होती है, हाँ तो थोड़ा सा खाना है। हाँ इसीलिए कचौड़ी से गहरा जो होता है उसे दूध आदि रखने में काम आता है। उसको पाली कहते हैं। अच्छा, पालनी कहते हैं। हम्म और इसी तरह से घड़े के समान सकरी गर्दन वाले 1.5-2 लीटर धारिता वाले बर्तन को पारी कहते हैं। हम्म और वहीं 3-4 लीटर थोड़ा बड़ा जैसे हो गया हम्म तो उसे पाटा कहते हैं। हम्म और उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया तो उसे बिंडा कहा जाता है। तो पारा, बिंडा सामान्य रूप से बिना ढक्कन वाले होते हैं। और इनका प्रयोग, अगर हम प्रयोग की बात करें तो दूध, दही ये सब रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बिंडा जो है वो मुख्य रूप से दही मथ कर छाछ बनाने में प्रयोग किया जाता है। आप जानते ही हैं छाछ बहुत अधिक मात्रा में बनता है। और पतला भी होता है, तो उसके लिए बिंडा बहुत उपयुक्त माना जाता है। इसी तरीके से
एक पारी के ही आकार का होता है, उसमें ढक्कन लगा रहता है। उस बर्तन को चाड़ी और कुमली कहा जाता है। और ये जो है, जैसे दूध या दही है, कहीं ले जाना है, जैसे जो दूध, छलकेगा नहीं ना हाँ, जाके, हाँ। उस तरह के कामों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जो हम लोग ढक्कन वाली बाल्टी लेते जी हैं, जी कुछ उस तरह का होता होगा ये। बिल्कुल। और नाली और माना, ये भी दो तरह के बर्तन हैं जो कि अनाज के लेन देन के लिए काम आते हैं। यानी उनको अगर कहीं इधर से उधर ले जाना हो तो उसमें रखा जाता है। और चूंकि पहले वाले जो हम लोगों ने बात की वो इसलिए कि उनका मुंह छोटा होता है, सुराहीदार गर्दन होती है। और इसके साथ साथ पशुओं को पानी पिलाने के लिए दूना बनाया गया है। और इसकी धारिता 8 से 10 लीटर होती है, यानी कि इसकी जो रखने की क्षमता जो है। और लकड़ी से बने इन बर्तनों में दूना और पाली ही ऐसे हैं जिन्हें बासुले से छील कर बनाया जाता है। वरना एक खास तरह की मशीन लगाई जाती है और उस पे ये बनते हैं लकड़ी के बर्तन। लेकिन बड़े खूबसूरत होते हैं और बड़े उपयोगी भी होते हैं। और जो ये लकड़ी, जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ये भी मैंने कहीं सुना था रेणु जी कि वो लकड़ी विशेष रूप से क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। उसमें रखा हुआ जो खाना है उसकी गुणवत्ता इसलिए भी और बढ़ जाती है। बिल्कुल, नहीं तो वैसे देखा जाए तो अगर लकड़ी में रखा जाएगा पानी की चीज तो खराब हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये खास चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें दी है। और इतिहासकारों के अनुसार कुमाऊं में चंद शासन काल में काष्ठ कला विकसित हुई। और वैसे भी जब कहते हैं राजा जब उन्हें प्रश्रय देते हैं तो उन कलाओं का विकास अच्छा होता है। राजाओं ने इसे प्रोत्साहित किया। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से जैसे जैसे लोग कुमाऊं आते गए, यहाँ पर और उसे विस्तार मिला। वैसे भी जब लोग आते हैं जाते हैं तो कुछ और संस्कृतियां आती हैं, उनकी अपनी परंपरा आती है और वो उसे आत्मसात कर लेते हैं। तो इसका एक नमूना जो है वो यहाँ पर घरों में भी दिखाई देता है। जैसे जब यहाँ आने वाले लोग तो सजावटी सामान लेकर जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ उन घरों की स्मृतियां भी लेकर जाते हैं। जो मतलब अंदर की तरफ जो घर बने हैं, आंचलिक प्रदेशों में जो घर बने हैं, उन घरों में जो काष्ठ कला की नक्काशी है वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी स्मृति वो कभी नहीं भुला पाते। बिल्कुल। और इसका एक खास कारण भी है। भाई देखो, खास कारण जो है ना, एक तो मतलब यादें हम लेकर आते हैं और उसके साथ साथ ये जो पहाड़ों पर काष्ठ कला जो होती है, देवदार और थुनेर पेड़ों की लकड़ी यहाँ पर मिलती है अच्छी तरह से। और इस लकड़ी में खूबसूरत नक्काशी जो उकेरा जाता है, हमें लगता है कहीं ना कहीं वो लकड़ी की भी खासियत होती है कि उसमें नक्काशी आसानी से बन जाती है। तो ये पहले हुआ करता था, ये काम ये पहले बहुत होता था। इसके अलावा गर्म हिस्सों में टून की लकड़ी भी प्रयोग की जाती है, जिनसे घरों के प्रवेशद्वार, चौखट, खिड़कियां तैयार की जाती हैं। और वैसे भी जो खिड़कियां होती हैं वो पहले बहुत नक्काशीदार और सुंदर सुंदर बनाई जाती थी। ऐसे लगता था कि कोई आप जो है तस्वीर जो है चित्र आपने फ्रेम करवा दिया है ना, ऐसा लगता था। दरवाजे के चारों तरफ भी झालर नुमा आकृतियां और बीच में चौड़ी पट्टी, जिस पर देवी देवताओं के चित्र के अलावा, जैसे हमने पहले भी कहा कि पशु, हाथी और अलग अलग पशुओं के चित्र बनाए जाते हैं, नक्काशी से उन्हें उकेरा जाता है और इससे सजे खूबसूरत घरों का आकर्षण और बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये सारी कलाएं जो थी, ये पहले कुछ समय पहले से अब फिर से इनको विकास करने का अवसर मिल रहा है, वरना ये धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही थी। विशेष तौर से ये जो घर में नक्काशीदार खंबे, दरवाजे या जो चौखट है वो बनाने की जो कला थी वो कम होती जा रही थी। लेकिन अब फिर से इनको धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है, और जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नक्काशी का काम और कारीगर ये दोनों बड़े लगन का और बहुत साध्य करने वाला काम है। तो इसको बढ़ावा अगर मिले तो बहुत सारे लोग सीख सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने आ सकती है और बहुत सुंदर एक कला हमारे देश की वो संरक्षित हो सकती है। संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये तो हो गई पहाड़ की काष्ठ कला। और अब हमारे पास गीत बहुत अच्छे अच्छे हैं, कुछ सुना देते हैं? तो चलिए सुनते हैं गीत। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना सपना। किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना ओ रत्ना। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना।
किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना। जाने मन जाने जा, मैं कहाँ तुम कहाँ, जाने मन जाने जा, मैं कहाँ तुम कहाँ, मेरी नजर हैरान है, ये आपका एहसान है। मैंने बनाया, तुमने सजाया, प्रेम नगर है ये अपना। ओ सजना, किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना। क्या कहूँ क्या नहीं, ताज सा है ये हंसी। क्या कहूँ क्या नहीं, ताज सा है ये हंसी। ताजमहल तो वीरान है, इस महल में तो मेहमान है। मुझको यकीन है ये सच नहीं है, लगता है ये कोई सपना। ओ रत्ना, किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना। है ना अच्छा गाना? गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम तो बराबर इसमें लगे हुए हैं राजुल कि जो हम लोगों ने ये पुनर्विवाह वाली ही समस्या और समाज की बात जो हम लोगों ने रखा है विषय, इसमें हम ये बात देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, इसमें उन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन हम सबके नहीं पढ़ सकते, एक के भी शायद नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमने बहुत विषय को विस्तार दे दिया। लेकिन एक बात बहुत जो हमारा कह सकते हैं मतलब झंझोर रही है दिमाग को, सबने यही लिखा है कि एक स्त्री का पुनर्विवाह करना बड़ा मुश्किल है। हाय हाय। पुरुष के बारे में किसी ने नहीं लिखा है। ये यही से मानसिकता हमारी पता चलती है। हाँ। कि हमने ये नहीं विचार किया कि हो सकता है कोई पुरुष भी अकेला हो, उसकी हाँ। जीवन संगिनी हो सकता है तलाक हो गया हो या वो स्वर्ग सिधार गई हो, या कोई भी फिर स्थिति रेणु जी ये भी तो हो सकता है ना कि उनको ये लगा हो कि पुरुषों को तो कोई समस्या होगी ही नहीं, अगर वो पुनर्विवाह करना चाहे तो, या तो ये सोच कर लिखा है, और नहीं तो ये बात तो है अपने आप में एक बात है कि अगर सोचनीय विषय है। ये हमने विषय रखा है स्त्री पुरुष दोनों के लिए, यानी कि जिसका भी पुनर्विवाह होना है वो तो ठीक है कि उसने एक बहुत मुश्किल से ये निर्णय लिया है, समाज को एक तरफ किनारे रखते हुए अपने जीवन को ठीक ठाक आगे बढ़ाने के लिए उसने एक निर्णय लिया, उसके परिवार वालों ने उसको मदद की या सहमति दी, तो वो आगे बढ़ रहा है, चाहे बढ़ रही है या बढ़ रहा है। लेकिन अब बात आती है सामने वाले की, अगर उसका पहला विवाह है तो हर आदमी कहता है तुमको क्या पड़ी हुई है, तुम क्यों विधवा से शादी कर रहे हो या कर रही हो जिसके की पत्नी का देहावसान हो चुका है। हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। या अगर तलाकशुदा पुरुष भी है तो हर आदमी बहुत बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह उसके मुंह पर लगाकर देखता है कि तलाक ऐसे ही थोड़ी हुआ होगा, कुछ तो गड़बड़ है। या स्त्री का तलाक हो गया हो तब तो और भी मुश्किल बात है। मतलब मानकर चलते हैं कि दोनों मतलब ये गड़बड़ ही होगा व्यक्ति। कभी कभी राजुल ऐसा भी होता है कि दोनों बहुत ठीक होते हैं लेकिन आपस में सामंजस्य बस नहीं हो पाता। तो इसलिए कहते हैं ना कि एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति हर समय हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, तो इस लाइन को अगर हम याद रखें। और एक लाइन और भी याद रख लें, बताओ। रेणु जी की
प्रेम जो है वो जीवन में सिर्फ एक बार होता है, ये बात गलत है। प्रेम कई बार हो सकता है। और अगर आप दूसरी बार प्रेम करना चाहें, हाँ। जीवन से, रंगों से, खुशियों से क्या बात है। अगर आप प्रेम करना चाहें, वाह, वाह, तो आपको किसी को भी आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इसलिए बहुत अच्छी तरीके से अपने नज़रिए से देखें। आमतौर पर हम कह देते हैं फला जो है वो बहुत लड़ाका है या किसी की मदद नहीं करता। ऐसा मत सोचिए आप अपने तराजू पर अपने व्यवहार, अपने साथ उसके व्यवहार को देखकर ही उसको तौलिए या समझिए। आपके संग अगर किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो आप उसको इस तरह से कुछ भी कहने की मतलब आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। वैसे तो कहने के लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन बेहतर है कि ना कह। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने का यही मतलब है राजुल, कि अपने उस पे आप तौलिए, अपनी ज़रूरतों को देखिए, सामने वाले को देखिए, उसके पीछे क्या हो चुका है उसे भूल जाएं तो बेहतर है। और जरूरी नहीं है कि जैसे अगर कई बार कहा जाता है, विशेष रूप से विधवा विवाह का तो प्रश्न हाँ, एक समस्या बड़ी है ही। बिल्कुल। और जो जिनका तलाक हो चुका है, ऐसे में भी ये कई बार कहा जाता है कि जब एक बार कोई नहीं निभा पाया तो दूसरी बार कोई कैसे निभा पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ। इस बात को यहाँ हम काटना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे आप भी एक बात और है, सिर्फ हम नहीं, आप खुद देखेंगे तो आपके भी आसपास ऐसे लोग हैं जिनका दूसरी बार या कभी-कभी तीसरी बार जो विवाह हुआ वो बहुत सफल रहा। लेकिन हम इन सारी चीजों को जो हमारे लिए जीवन को आसान बना देती हैं, किसी और के लिए भी हम उसको नजरअंदाज कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। हम सिर्फ अपनी एक लाठी लेकर चलते हैं कि हम उसी को पीटते रहते हैं, यही लीक पर चलना है। लेकिन हमारी साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि हमारे वैदिक साहित्य में ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है कि पुनर्विवाह के लिए कोई भी मनाही नहीं है। तो हम अपने मूल जो हमारा धर्म कह लें या हमारे रीति रिवाज है, हम उनको छोड़ देते हैं। बाद में जो भी समाज में चीजें व्याप्त हुई, उन्हीं को मूल हम समझकर उस पर चलते रहते हैं। बिल्कुल। और इससे जो है ये होता है कि हम समय के हिसाब से तो जमाने के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और उसी के साथ दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन हम कहीं बहुत पुरानी सड़ी गली कुछ बातें जो हमने खुद से बनाई हैं और खुद हमारे जहन की उपज हैं, उनको पकड़ कर बैठे हैं और उन्हीं पर हम बिल्कुल पूरी तरह से जैसे कहते हैं जमे हुए हैं। इसलिए क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं इसे हम छोड़ देंगे तो हमारी पहचान कहीं गुम हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी पहचान किसी अच्छे दिशा में बनाएं, किसी अच्छी चीजों में बनाएं? बिल्कुल। और राजा राममोहन राय जैसे लोगों की तरह बने, ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे लोग बने आप, तो बिल्कुल क्या दिक्कत है? क्या बात है, बिल्कुल। और ये बात अगर आपके आसपास इर्द गिर्द कोई अगर ऐसा हो जो कि इस स्थिति से गुजर रहा हो और उसकी मानसिकता ऐसी हो कि हाँ वो जीवन का कोई एक और अवसर देना चाहता हो, या हो सकता है कि उसके जहन में अभी ना आ रहा हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको देना चाहिए तो आप थोड़ा सा उससे बात कर सकते हैं, उसे समझाएं और बात भी करें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत कोने में उसके मन में आ रहा हो तो वो डर के भी ना कह रहा हो कि हम कैसे कहें, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि एक आपके मन में अगर अभी एक क्या कहें, जैसे पानी पूरी खाने का भी मन होगा तो आप कहेंगे तो लोग सोचते कोई और पहल करे तो अच्छा है, क्या लोग कहेंगे कि इनके तो जब देखो तो जवानी चलती रहती है, चटोरी जबान। फिर ये तो मतलब विवाह जैसी चीज बहुत बड़ी चीज है। तो हम इस मंच से अपने उन साथियों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपके मन में है तो आप पहले समझें कि आप जो करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं वो एकदम सही है, उसको करिए, आगे कदम बढ़ाइए। और कुछ ज़रूरत पड़े तो आप उन साथियों को साथ में रखिए, जो हो सकता है कुछ लोग बहुत बात करने में बहुत सक्षम नहीं होते हैं, अपनी बात को बता नहीं पाते, तो उन साथियों को अपने साथ रखिए जो आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से रख सके, स्पष्ट कर सके। और कभी कुछ ऊहापोह भी होता है, कई बार लगता है कि सही है या गलत है, या बच्चे हैं हमारे साथ तो उनका क्या होगा। अपने बच्चों से खुद बैठकर बात करिए, और स्थिति की अच्छी तरह से समीक्षा, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल विवेचना करके, बिल्कुल अच्छी तरह से ठोक परख के एकदम, और आप अपना कदम बढ़ाएं। और जो कदम बढ़ा रहा है उसके आसपास वाले उस कदम को हिलाने की कोशिश ना करें, बल्कि और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यानी कि बस ये देख लें कि वो सही कदम है या नहीं, बस उसका साथ दें और शादी में गुनगुनाएं और धूम मचाएं। तो हम गीत सुन लें। बिल्कुल।
सितारे ऐसे बिगड़ेंगे, खबर क्या थी कि अपने भी सितारे ऐसे बिगड़ेंगे, कि जो पूजा के काबिल हैं वही यूं रंग बदलेंगे। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरेंगे। तुम्हारी एक न मानेंगे, करेंगे आज मनमानी। बहुत तरसाया है तुमने, नहीं अब और तरसेंगे। सताया तो नहीं करते कभी किस्मत के मारों को, किसी की जान जाएगी किसी के अरमान निकलेंगे। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरेंगे। जो दिल में आ गई है आज हम वो कर ही गुजरेंगे। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरेंगे। मनाया तुमको कितनी बार लेकिन तुम नहीं माने, तो अब मजबूर होकर हम शरारत पर भी उतरेंगे। हकीकत क्या है ये पहले बता देते तो अच्छा था, खुद अपने जाल से ही हम न जाने कैसे निकलेंगे। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरेंगे। कई दिन बाद फिर ये साज ये सिंगार पाया है। नहीं मालूम था कि आप यूं इनकार कर देंगे। तुम्हें कैसे बताएं क्या हमारे साथ गुजरी है, तुम्हारे ख्वाब टूटेंगे अगर सच बात कह देंगे। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरेंगे। जो दिल में आ गई है आज हम वो कर ही गुजरेंगे। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरेंगे। भाई दिन गुजारने की बात तब होती है जब सुस्ती न सताए। भाई ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुस्ती गॉन जब विविध भारती ऑन। क्या बात है, क्या बात मैं है। सब ठीक कर रही हूँ, हम कुछ नहीं बोलते।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे कुछ साथी जो है ये भी कह रहे हैं कि कई बार दिमाग जो है वो कुछ और खुराक मांगता है, थोड़ी सी जैसे खुली हवा में हम टहल रहे, या कि फिर हम एक अच्छी सी चाय पी हम लें तो डर गए, पता नहीं और कौन सी खुराक की बात कर रही है। अच्छा ठीक है, या कोई कुछ और पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सा कुछ जी पढ़ हाँ, लें, अपने मन का काम कर लें। बिल्कुल। हर वक़्त मन का काम जब भी आता है तो हमारी सारी सुस्ती क्या, अच्छी हुँ, खासी गहरी नींद उड़ जाती है। अगर बिल्कुल। आपके 4 बहुत अच्छे वाले पुराने वाले मित्र आ जाएँ, फिर देखिए बचपन वाले साथी, हाय फिर तो हाय! आप चारों के लिए फटाफट खाना क्या 25 व्यंजन बना देंगे, है हाँ, ना? और ऐसे में तब तब बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ओफ़ो! अब तो उठना भी भारी पड़ रहा है। हाँ, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम करते-करते अचानक ऐसा लगता है कि बस भई अब तो बिल्कुल नहीं, जैसे कुछ हम पका रहे हैं या हम जी। सी रहे हैं या हम ऑफ़िस का ही कोई काम कर रहे हैं, और एकाएक बस जी मचल जाता है और कहता है पेन बस सब नीचे छोड़ दो। और चलो। लेकिन कुछ लोग लिख कर भेज रहे हैं 5-10 मिनट ताज़ी हवा में चले जाएँ, टहलने लगें, हुँ, कोई मनपसंद गीत सुनें, खासकर विविध भारती जो किसी भी तरह की सुस्ती दूर करने में कारगर उपाय है। क्या बात है? कुछ देर तक अपने आप के साथ बातें करें, हुँ, एक आध चॉकलेट मुंह में डाल लीजिए, हुँ, थकान छू मंतर हो जाएगी। दरअसल चॉकलेट में मौजूद कोको मसल्स को रिलैक्स करके थकान दूर करता है। हुँ, शरीर को पानी भरपूर मात्रा में दिया करें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो तो खुराक अधिक मात्रा में लें, तो वो वाला मतलब खाद्य पदार्थ आप ज़्यादा लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। हुँ, तो ऐसे ही सब लोग कहते हैं कि जब सुस्ती सताती है हम लोग अपने स्कूल में, तो हम लोग आजकल अपने स्कूल का एक चक्कर लगाने जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी गपशप कर लेते हैं, कभी कभी तो थोड़ी देर आंख बंद कर कर शांति से बैठ भी जाते हैं, विचार करते हैं कि कितना काम बचा है आज का, फिर सारी सुस्ती हुँ। गायब। हाँ, कई है बार ना? काम की याद आते ही सुस्ती गायब हो जाती है, जी लेकिन हाँ। कई बार सुस्ती हम्म। आपके दिलो-दिमाग पर हावी ही रहती है। जी हाँ। तो ऐसे में ज़रा-सा थोड़ा होशियार हो जाएँ और ज़रा देखें कि आस-पास ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, बिल्कुल। जिसके बारे में आप प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं कोई एक कीड़ा है जो कि कुरेद रहा है और जो आपको बार-बार आपके चलते हाथों को, बढ़ते कदमों को सुस्त किए दे रहा है, जी तो ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, यानी कि कारण की जड़ में अगर जाएँगे तो ज़ाहिर है कि फिर आपको नहीं लगेगा। कहीं न कहीं ऐसा भी है कि वो ऐसा कारण है जिससे कि आप नज़रें चुरा रहे हैं, आप उससे भागना चाह रहे हैं हुँ। और उसको टाल रहे हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता था राजुल, बचपन में जब 2-3 दिन आप किसी वजह से स्कूल न जाएँ और आपके हाँ। जितने भी गृह कार्य हैं वो छूट जाएँ, हाय! फिर तो वो इतना बोझिल हो जाता था स्कूल हाँ। जाना, ओफ! मतलब वो दिन कैसा दिन होता था, त्योहार जैसा लगता था जिस दिन स्कूल की छुट्टी मारी जी, जाती थी, और जिस दिन स्कूल जाना पड़ता था, उस दिन बस। लगता था कि बलिदान दिवस। तो भाई ऐसा भी होता है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो टलते जाते हैं और वो इतने बोझिल हो जाते हैं कि हमारे ऊपर सुस्ती के रूप में चढ़ जाते हैं। हुँ, तो काम जितने भी हैं उन्हें छोटे-छोटे निपटाते चलिए, और अगर ज़्यादा हो गए हैं, संख्या ज़्यादा हो गई है, तो आप वो छोटे काम उसमें जो सबसे छोटे हैं उनको पहले शुरू कर दें निपटाना। हुँ। तो ऐसा होगा कि जैसे अगर 5 काम है तो अगर वो छोटे-छोटे वाले 3 कर लिए तो आपको लगेगा अरे हाँ, 50% से संख्या ज़्यादा बढ़ हो गया, जाएगी, है किए ना? हुए काम ज़्यादा हो जाएँगे बस। और अनकिए काम जो हैं। उनकी गिनती कम। तो बस कुछ इसी तरह से थोड़ी-सी चालाकी अपने साथ भी करनी पड़ती है हाँ। ना कभी-कभी। तो और कर वैसे लीजिए। चालाकी करते-करते कई गाना बार सुनाएँगी ये। एक गाना सुन लें क्या? हाँ, हाँ। लेकिन अब रेणु जी, गाना सुनने के लिए पूरा समय भी हमारे पास नहीं है, तो फिर और ठीक है। हमारे जो सुनने वाले हैं वो कई बार ऐसा उनको लगता है कि आधा गाना सुन के मजा नहीं आया। नहीं, हमें भी बहुत खराब लगता है, तो हम बिल्कुल नहीं उसको उसकी गर्दन नहीं काटेंगे। हम्म। और लेकिन हाँ, जो सुस्ती की जो बात चल रही थी उसको हम ज़रूर और भी उसके में जो बिंदु हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं कि बिल्कुल अपने कामों को न टालें और मन में कुछ जोश ऐसा भरें कि बस आप आज उठ ही जाओ, इसको पूरा कर लेंगे तब, या कुछ नहीं तो पूरा ना करने का सोचें। ऐसा सोचें कि इसको शुरू तो कर ही लिया जाए, हम्म। पूरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जितना प्रतिशत भी होगा उतना काफ़ी है। मतलब लेकिन रेणु जी, इन सब की तरफ बढ़ने के लिए जो पहला कदम है वो ये है कि सुस्ती जब सताए, हाँ। तो मतलब उस सतावट को जो है कैसे दूर करें? अलग दूर कर रखें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। कैसे? ये तो हमें नहीं समझ में आया अभी तक। बस यही तो हमारे श्रोताओं ने भी बताया कि थोड़ा सा
अपनी जगह पर बैठे रहने की बजाय हम्म। थोड़ी प्रतिक्रियाएं करें अपनी सुस्ती के प्रति, जैसे थोड़ा हाथ पैर हिला लें, जी। थोड़ा चल फिर लें और गाने सुन लें, अपने मन का कोई काम एकाएक शुरू कर दें, चाहे 5 मिनट का। इसीलिए कहा जाता है ना 5-5 मिनट का अंतराल दिया जाता है, हाँ, जिससे वो बात है। सुस्ती जो चढ़ रही है वो छूमंतर हो जाए। सुस्ती की वजह एक, क्योंकि उसकी वजह देखो होती है ना, जो अंतराल वाली बात हो रही है वो इसलिए क्योंकि काम करते समय आपको कभी कभी नीरसता आ जाती है, एक सा काम हो। तो ये जो 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट जो आप लेंगे ब्रेक, या जो आप अंतराल लाएंगे, उसमें कुछ भी आप अलग करेंगे। कुछ नहीं तो गए रसोई घर में कुछ खा के आ जाएंगे थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा तो आपका मन बदल जाएगा और पुनः पूरी ऊर्जा आ जाएगी। किसी ने कुछ ठीक भी कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ विटामिन आदि की कमी भी हो जाती है, तो अपने पोषक तत्वों की ओर भी ध्यान दें कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है हमारे खान पान में। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें उसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही सोच ले बस हमारी जैसे बातचीत है, तो ध्यान दीजिए। वैसे कुल मिलाकर प्रेम पुजारी का जो गीत है, यारो नीलाम करो सिस्ती, उसको याद रखें और बीच बीच सुन में लेना, फिर जब मर्जी होगी तब आप लोग सुन लीजिएगा। हाँ जरूर, जी। हमने बता दिया है, आप सुन लीजिएगा। और अभी हमें इजाजत लेने का वक्त आ गया है, तो आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।